केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं। तो सॉलिड की सरफेस पे जो फिनोमिना हो रहा है उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि जो सॉलिड की सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द बल्क पार्ट। तो जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एक बीच का पार्टिकल उठा के देख लें तो हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर भी एक पार्टिकल है, उसके नीचे भी एक पार्टिकल है, और उसके राइट में भी पार्टिकल है और उसके लेफ्ट में भी पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये जो बल्क का पार्टिकल है इस पे बैलेंस फोर्सेस लगती है। वहीं पे जो हमारा सरफेस का पार्टिकल है, सिंस ये टॉप मोस्ट लेयर है किसी भी सब्सटेंस की, तो इसके बाद कोई दूसरी लेयर नहीं है, तो एटम्स जो होंगे इनके सराउंडिंग में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पार्टिकल्स होंगे, इवन बॉटम में भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, बट इनके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई सरफेस का पार्टिकल हम आइसोलेट करके देखें तो उसमें जो है अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं। अब इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बल्क के मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हमको सॉलिड की सरफेसेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये रिएक्टिव हो गया है, और ये अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज सरफेस पे करने लगता है। तो जो फिनोमिना हम सॉलिड की सरफेस पे पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर्स में वो तीन फिनोमिना है। पहला तो है एड्सॉर्प्शन, और फिर है हमारा दूसरा है कोलाइड्स, और तीसरा है हमारा कैटालिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और मेंस और एडवांस दोनों के लिए। इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो एड्सॉर्प्शन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब एब्जॉर्प्शन, जैसे मैं कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करना। तो ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। बट जब वाटर मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड्स में जो बीच में गैप्स होते हैं, तो इन गैप्स में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सॉलिड पार्टिकल्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यानी ये जो फिनोमिना है ये कैसा फिनोमिना हो रहा है, बल्क फिनोमिना हो रहा है। वहीं पे आपने देखा होगा कि जब भी आपको यूटेंसिल्स मार्केट से खरीदने जाते हैं, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, तो उनके अंदर सिलिका के जो है सैशेट रखे होते हैं। अब ये सिलिका के सैशेट का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करते हैं अपनी सरफेस पे। यानी सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ केवल सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी कोई पार्टिकल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन करता है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। तो इस प्रोसेस को डीह्यूमिडिफिकेशन भी बोलते हैं। नाउ अब सॉलिड की सरफेस पे अगर कोई सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, मान लेते हैं जैसे कोई गैस है और वो किसी सॉलिड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है, तो ये जो सॉलिड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। और ये जो गैस है इस गैस को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट बोलेंगे। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन। तो किसी भी गैस के पार्टिकल्स का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉलिड की सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। तो अब अगर सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम एड्सॉर्प्शन बोल रहे हैं, और अगर पूरे बल्क में हो रहा है जैसे कैल्शियम क्लोराइड के केस में हो रहा था तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक एग्जांपल हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। बाकी अगर हम एड्सॉर्प्शन का और एग्जांपल लें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, दिस इज आल्सो वन प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो क्या होता है, जो केन शुगर होती है उसके जब जूसेस बनाए जाते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, येलो और ऑरेंज कलर का रहता है। बट जो मार्केट में शुगर सेल करी जाती है वो जो शुगर होती है वो एकदम वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, ये जो जूस होता है केन शुगर होता है इसको
ये एनिमल चारकोल से पास करते हैं। अब एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि कलर्ड इम्प्योरिटीज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाइट जो है जूस को, या वाइट जो आपका स्लरी रहेगा उसको ये क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, तो जो कलर्ड इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, एनिमल चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे जो हमें व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर हैं वो मिलने लगते हैं। एक और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं पॉल्यूशन मास्क के रूप में। तो पॉल्यूशन मास्क आपने देखा होगा, तो पॉल्यूशन मास्क का काम क्या होता है, दे एब्जॉर्ब्स पॉइजनस गैस लाइक अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। Pollution mask contains activated charcoal which only absorbs poisonous gas। तो पॉल्यूशन मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और ये क्या करता है, केवल जो पॉइजनस गैस है यानी जो हार्मफुल है उन्हीं को एब्जॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे। ठीक है, तो दीज आर दी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब अगर सब्सटेंस किसी सॉलिड की सरफेस पे, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए गैस लिया हुआ है और ये डायग्राम में दिखाया हुआ कि सॉलिड की केवल सरफेस पे, आउटर लेयर पे जो है गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस फिनोमिना को मैं क्या बोल देता हूँ, एड्सॉर्प्शन बोल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो सब्सटेंस है वो सरफेस पे भी एब्जॉर्ब हो रहा है और बल्क में भी आ रहा है, तो उस फिनोमिना को मैं क्या बोल देता हूँ, सॉर्प्शन बोल देता हूँ। तो व्हेन सब्सटेंस इज प्रेजेंट बोथ ऑन सरफेस एंड बल्क, द फिनोमिना इज नोन एज सॉर्प्शन। ठीक है, अब पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस इज एड्सॉर्ब्ड मोर ऑन सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोल देंगे। एंड व्हेन सब्सटेंस इज एड्सॉर्ब्ड मोर ऑन बल्क एज कंपेयर टू सरफेस, तब हम उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोल देंगे। डिसॉर्प्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी सॉलिड की सरफेस पे जब हम गैस को रिमूव करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिसॉर्प्शन बोल देते हैं। और एक और टर्म आता है यहाँ पे, ऑक्लूजन। तो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इन विच गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ मेटल, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्लूजन बोल देते हैं। आपने देखा भी होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स में हम क्या यूज करते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल की सरफेस पे क्या है, एड्सॉर्ब हो रही है। तो वो जो फिनोमिना है या वो जो कैटलिस्ट वहां पे हम यूज कर रहे हैं, उस फिनोमिना को हम ऑक्लूजन बोल देंगे, क्योंकि गैस सॉलिड की सरफेस पे या मेटल की सरफेस पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। अब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, एड्सॉर्प्शन हमारा सरफेस का फिनोमिना है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो concentration of substance is higher on surface in case of adsorption, whereas concentration of substance is higher on bulk in case of absorption। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, शुरू में फास्ट होता है और बाद में स्लो हो जाता है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है। अब हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये बोल रहा है कि एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस के साइन क्या आएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों के साइन हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपके पास कि टेल दी साइंस ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एट रूम टेम्परेचर फॉर एड्सॉर्प्शन, या अगर रूम टेम्परेचर वो मेंशन नहीं कर रहा है या लो टेम्परेचर बोल रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, तीनों के साइन हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब समझते हैं कि ये साइन नेगेटिव क्यों आए। तो मैंने बोला कि जब भी गैस किसी सॉलिड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो गैस क्या करती है, सॉलिड की सरफेस पे बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के समय क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ डेल्टा एस का साइन नेगेटिव क्यों आया है, हमें पता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दैट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो गैसेस पहले क्या थी, फ्रीली मूव कर रही थी, बाद में हमने गैसेस को क्या करा दिया, सॉलिड की सरफेस पे एक्यूमुलेट करा दिया, तो उनका डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से डेल्टा एस का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर डेल्टा एस का साइन नेगेटिव है, तो टी डेल्टा एस के आगे देखिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी एच क्या है, नेगेटिव है। तो अब इस ओवरऑल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का साइन जो है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे हम बोलते हैं कि डेल्टा एच का जो नेगेटिव है वो ज्यादा होता है टी डेल्टा एस पॉजिटिव से।
तो ओवरऑल साइन डेल्टा जी का क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एस जो है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा जी का जो साइन है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हाई टेम्परेचर बोलेगा तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आ जाएगा और लोअर टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आएगा। बाकी डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन आपको पता ही है, नेगेटिव रहता है। अब एड्सॉर्प्शन देखिए बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे। पहला है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा है हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन देखिए इट इज कॉज्ड बाय वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहीं पे जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इट इज कॉज्ड बाय केमिकल इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, वहां पे जो है केवल क्या रहती है, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। वहीं पे जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें एक फिजिकल केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान होता है, रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो डिसऑप्शन गैस का क्या होता है, इजिली हो जाता है। तो जितनी जल्दी गैस एड्सॉर्ब हो रही है उतनी जल्दी गैस निकल भी जा रही है। वहीं पे केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है जनरली। तो डिसऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हम एक बात और बोलते हैं कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इस प्रोसेस के लिए कहां से कहां तक लाई करता है, 4 to 40 किलो जूल पर मोल। वहीं पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपका कितना आता है, 40 to 400 किलो जूल पर मोल। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ में दिखाया गया है, एक्स बाय एम को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, और ये टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं पे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड आफ्टर सम टाइम डिक्रीजेज। वहीं पे जब हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो पहले तो ये इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो शुरू में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है, जैसे दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, ताकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएं और उसके बाद जो है रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी जो इनिशियल टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए दे रहे हैं, और एक बार जब बॉन्ड बन गया उसके बाद फर्दर हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा फिनोमिना है, ये मल्टी लेयर फिनोमिना है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं कि ये कैसा है, यूनिलेयर फिनोमिना है। अब ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो इनिशियली जो गैस एक्यूमुलेट हो रही थी, तो गैस और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस तरह की फोर्स है, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वहीं पे जब गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड की सरफेस पे, तो सॉलिड और जो गैस की फर्स्ट लेयर है उसके बीच में भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है डिफरेंट लेयर्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉलिड और गैस के बीच में भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और गैस के बीच में भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी लेयर फिनोमिना। वहीं पे जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन है इसमें देखिए जो फर्स्ट लेयर है उसने केमिकली बॉन्ड बनाए हुए हैं, फिजिकल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और जो सेकेंड लेयर है सिंस वो गैस और गैस के पार्टिकल्स है तो उनके बीच में जो है वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लेयर जो है वो डिफरेंट हो गई फर्स्ट लेयर से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा फिनोमिना है, यूनिलेयर फिनोमिना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं ये देखना है हमें। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तो हमने देखा था कि पॉल्यूशन मास्क वाले केस में कि जो गैस पॉइजनस थी वही केवल क्या हो रही थी, पॉल्यूशन मास्क में एड्सॉर्ब हो रही थी। अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो केवल उन्हीं गैसेस को एड्सॉर्ब करता है जो इजिली लिक्विफेबल होती है। इजिली लिक्विफेबल का मतलब जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है या जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, जिनके ए की वैल्यू ज्यादा होती है, वो क्या होती है, इजिली एड्सॉर्ब होती है सरफेस पे। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड करेगा, यानी जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है
तो वो इजिली एड्जॉर्ब हो जाएंगी सॉलिड की सरफेस पे, या जिन गैसेस का हम बोले क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है वो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। हमने देखा था एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग यूज करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चारकोल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एड्जॉर्प्शन, बट अगर हम क्या करें, जो चारकोल की सरफेस है इसको अगर हम रफ कर दें, तो सरफेस रफ करने से देखिए क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन और ज्यादा होगी, गैस के लिए और स्पेस मिल जाएगा उसको एक्यूमुलेट होने के लिए। तो हम यही बोलते हैं यहाँ पे, एज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेस एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो जो एड्जॉर्बेंट है अगर हम उसकी सरफेस एरिया को किसी तरह से बढ़ा दें तो वहां पे क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन का रेट जो है बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे भी ये चीज डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर है जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली इंक्रीज हो रहा था और बाद में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, एक्स बाय एम मैंने क्या बोला था, इट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसमें से एक्स क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और एम क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी कितना ग्राम एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्बेंट में एड्जॉर्ब हुआ है। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, प्रेशर लिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैसेस एड्जॉर्ब होती जाएंगी, एड्जॉर्ब होती जाएंगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सरफेस साइड्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन का रेट जो है बढ़ेगा नहीं, वो उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन के बाद जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है कांस्टेंट हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अब अगर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर में मैं 3 कर्व्स इस तरह से बना दूं और इन कर्व्स में टेम्परेचर मार्क कर दूं, पहले वाले में T1 है, दूसरे में T2 है, तीसरे में T3 है, और पूछूं कि भाई कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1 T2 एंड T3। एक ही गैस के लिए है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मैंने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T1 का जो है टेम्परेचर वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया कि एक ही पॉइंट पे इन तीनों ग्राफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि अगर एक पॉइंट पे मैं तीनों ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन जो है किसका मुझे मिल रहा है, T3 का मिल रहा है। तो T3 का मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और T1 में एड्जॉर्प्शन देखिए उसी पॉइंट पे मुझे कम मिल रहा है, तो उसका मतलब वहां का टेम्परेचर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। Thank you, students. Like, share, and subscribe.